गुड आफ्टरनून दोस्तों। सभी को फिर से एक बार स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। हम लोग पिछले वीडियो जो लेक्चर 34 था क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसमें रिजिड डायनामिक्स शुरू किए थे और शुरू में एक प्रॉब्लम भी देख लिए थे जो कि CSIR में 2017 में पूछा गया था। तो उस वीडियो को पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आएगा ये लेक्चर 35 जिसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे जो पूछा गया था CSIR नेट मैथ 2020 में 3 मार्क्स के लिए, यानी इसका एक ही ऑप्शन सही था। चलिए इसके पीछे छुपे हुए थ्योरीज को थोड़ा बहुत देख लेते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा ये वाला हिस्सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको देखते हैं पहले, फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम। जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े थे तो लीनियर मोमेंटम के बारे में चर्चा किए थे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी एम ये वाला मास और उसके साथ वेलोसिटी को अगर v पकड़ लिया जाए तो एम भी टाइप का कुछ होगा। ये जो लीनियर मोमेंटम था इसको हम लोग p से डिनोट किए थे। अब रिजिड बॉडी डायनामिक्स में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे एक बॉडी के अंदर रोटेशनल टेंडेंसी भी होता है। मान के चलिए इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा रोटेशनल जो एंगुलर वेलोसिटी ये लगभग डी थीटा बाई डी टी से डिनोट किया जाता है। इसको लेकर कोई पार्टिकल अगर या एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी ये घूमने लग जाएगा तो ये थीटा डॉट, ये भी थीटा डॉट, ये होगा ओमेगा, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो p था ना इधर, ये p रोटेशनल मोशन में l से रिप्लेस हो जाता है, ये बन जाता है l इक्वल टू मास के जगह आ जाता है I के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर पिछला वीडियो लेक्चर 34 को देख लीजिए। इसको हम लोग डिस्क्रीट बॉडी के लिए समेशन एम आर स्क्वायर और कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए यहाँ पे समेशन के जगह इंटीग्रेशन से डिनोट किए थे और प्रॉब्लम भी दो एक कर लिए थे जहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो देखिए लीनियर मोशन में मास का रोल जो होता है वही एंगुलर मोशन में आई प्ले करेगा और ये जो v वाला हिस्सा है यानी लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी का जगह ले लेगा थीटा यानी ओमेगा, थीटा डॉट ये वाला यानी ओमेगा, तो इधर ये लग जाएगा। तो एल यानी आई इंटू ओमेगा। अब देखिए ये एल को हम यहाँ पे एल, ये आई वाला हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए एक ऑपरेटर है जो किसके ऊपर काम किए हैं, देखिए ऑपरेटर ओमेगा के ऊपर। अब ओमेगा क्या था? ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग डाल चुके हैं ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आई ऑपरेटर क्या करता है, देखिए इधर मान के चलिए कहीं एक पॉइंट पे ओमेगा एरो है, इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एंगुलर वेलोसिटी स्पेस। और इधर एक हो जाएगा, ये पहले आपके पास था ये ओमेगा एरो, इधर देखिए एल, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम अब बदल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, इसमें बदल जाएगा। ठीक, तब ये होगा एंगुलर मोमेंटम स्पेस। क्लियर? सभी लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। इस एंगुलर मोमेंटम स्पेस में कौन सा टाइप का एलिमेंट है? एल एरो। अब ये आई क्या कर रहा है, देखिए इस ओमेगा के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा तो ये आई सीधा क्या करेगा,
इसको एंगुलर वेलोसिटी स्पेस से उठाकर एंगुलर मोमेंटम स्पेस में डाल देगा या नहीं? ज़रूर डालेगा। इसलिए ये एक ऑपरेटर है। ये जो आई वाला हिस्सा, ये आई जो एक ऑपरेटर है, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। अब ये टेंसर क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। ये टेंसर इम्पोर्टेंटली जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। टेंसर क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए टेंसर नोटेशन में हम लोगों को नहीं जाने की कोई इरादा अभी तक नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो कुछ नहीं है उसमें अगर उलझेंगे तो जो काम का चीज़ है वो छूटने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टेंसर सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को हम लोग पहले जान चुके थे, ऐसे कोई नोटेशन में पढ़ेंगे और इस जगह को आसानी से निकल ले जाएंगे। चलिए क्या होगा, ये जो रिजल्ट था एल एरो इक्वल टू आई एरो इंटू ओमेगा एरो, यहाँ पे एल के जगह तीनों हिस्सा रख लीजिए, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, तीन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू, अब ये आई क्या होगा? जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, वो अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स होगा, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। इसके डेरिवेशन में हम लोग इधर नहीं जाएंगे, वो बड़ा होता है एमएससी के क्लास में। आप लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं सभी लोग ये कैलकुलेशन ज़रूर किए थे एक बार। फिर उसके बाद हो जाएगा आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड, ये हो गया आई। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, जो कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग ला के खड़ा कर देते हैं। और ये मैट्रिक्स को ही सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। ओमेगा उसका तीन कंपोनेंट, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। देख लीजिए अब ये तीनों का रोल, और आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स जेड, ये सारे का रोल एक बार देख लीजिए। आई एक्स एक्स जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई एक्स वाई जो होगा, वहाँ पे देखिए इधर दोनों ही एक्स था, इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन होगा समेशन एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका रूट ये है एक्स एक्सिस से, मान के चलिए इधर एक पार्टिकल है रिजिड बॉडी के अंदर पी, यहाँ पे एक पार्टिकल है एक्स वाई जेड, तब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस मान के चलिए इधर था, तो ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी टाइप का कोई एलिमेंट ज़रूर और ज़रूर आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट एक्स 0 0, और ये पॉइंट क्या था एक्स वाई जेड, तब डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, रूट ओवर एक्स माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, और सीधा ये रिजल्ट पे ला के खड़ा कर देगा। ठीक, तो ये आई एक्स एक्स होता है एम आई अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखिए आई एक्स वाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इन जनरल समेशन एम एक्स वाई टाइप का रिजल्ट होता है, एम उसके बाद एक्स उसके बाद फिर प्रोडक्ट वाई, ये है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को ज़्यादातर पी आई ऐसे कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट पी और स्पेस इनर्शिया ये। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो बन चुका है, इस मैट्रिक्स का कुछ खासियत है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, जो अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स है। पहला खासियत देखिए, ये होगा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप लोग ज़रूर और ज़रूर जानते थे ए टी इक्वल टू ए होता है। अब देखिए समेशन एम एक्स वाई जो आई एक्स वाई होगा, अगर आप लोग आई वाई एक्स भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एम इंटू वाई एक्स टाइप, ये दोनों तो बराबर है, यानी ये जो एलिमेंट था ये इसके साथ मिलता जुलता हुआ दिखेगा,
और इसको सिमेट्रिक बना देगा, इसलिए ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी देखिए, ये कौन सारे चीज़ किसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के प्रॉपर्टी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके बाद क्योंकि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप लोग लीनियर अलजेब्रा से जानते ही होंगे, इसका आइगन वैल्यूज विल बी रियल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और उसके साथ साथ देख लीजिए, ये मैट्रिक्स जो हम लोग आई से डिनोट किए हैं, आई, ये हमेशा डायगोनलाइजेबल भी तो होगा। अब ये बात आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, डायगोनलाइजेबल मीन्स इसको हम लोग चाहते हैं तो इस आई को एक डायगोनल मैट्रिक्स में बदल सकते हैं। अब आइए कैसे बदलेंगे, जब इसको बदलेंगे तब नया मैट्रिक्स हो जाएगा आई प्राइम इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा, I1 0 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0, इधर I2, इधर 0, इधर 0 0, ये I3 आ जाएगा। अब देखिए क्या खासियत हो चुका है, ये सारे जो रिजल्ट थे ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में, ये क्या था, PI था। सो ऑल PI इज वैनिश्ड, ये सारे गायब हो चुका है। ये खासियत है इस मैट्रिक्स का, क्योंकि जब भी हम लोग आई को डायगोनलाइज करते हैं और सीधा उसको आई प्राइम में बदलते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला हिस्सा जो होता था, ये आई एक्स वाई आई एक्स जेड ये सब चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रह जाएगा। यानी ये सारे रिजल्ट, ये देखिए सब गायब हो चुका है और एक नया मैट्रिक्स बन के खड़ा होगा। अब बात ये आता है कि यहाँ पे जो गायब सारे रिजल्ट ऑफ डायगोनल हो गए हैं, उसका विजुअलाइजेशन यानी फिजिक्स में उसका महत्व क्या है, देख लीजिए क्या महत्व है। मान के चलिए आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ था जो 3D शेप में, जिसका सेंटर ऐसा कुछ स्फीयर दिया हुआ था, x² + y² + z² इक्वल टू a²। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये A1 देता है यानी रेडियस 1। अब ए को लेकर चलिए, ये स्फीयर कुछ ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे आपको ये वाला स्फीयर, इसको हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा, 0 0 0। और ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर पहले हम लोग ये मान लेते हैं। अब देखिए इस स्फीयर का अगर आप एक सेक्शन लेंगे जो कि एक्स एक्सिस के अलग, ये सेक्शन ले लेंगे आप लोग इधर, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर नहीं दिखेगा, यानी ये स्फीयर इज सिमेट्रिकल अबाउट OX। इसी सेम तरीके में अगर जेड एक्सिस के अलग हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, तो ये सिमेट्रिक अबाउट OZ भी हो जाएगा और सिमेट्रिक अबाउट OY भी तो होगा। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट उभर के आता है। देखिए जो बॉडी सिमेट्रिक होगा किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका PI होगा, ये PI क्या होगा, अगर x रह जाएगा या तो हो सकता है MXY, क्योंकि x रहेगा x तो ये होगा, और हो सकता है MXZ, ये दोनों के दोनों 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है रिजिड डायनामिक्स में, हम लोग लिख देते हैं, एक बार इसको मार्क कीजिए, यानी PI इक्वल टू 0 इफ the body is symmetrical about corresponding axis। क्लियर। अब अगर ये PI 0 हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स में बदल जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 दिखने लग जाएगा। तब रह जाएगा क्या, I1 I2 I3, ये तीन जो रह गया है, हम लोग ये तीन कंपोनेंट्स को बोल देंगे प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट है मार्क कीजिए, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, यानी एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो तीन ये स्फीयर के केस में था, उस तीन एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आएंगे वो होगा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिए। तो हो चुका है इतने दूर तक। और ये जो तीनों एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में ये सारे पी आई वैनिश हो चुका था, ये तीनों एक्सिस एक साथ कहलाएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। यानी किसी भी बॉडी अगर किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो गया और आपके पास ऐसा तीन सिमेट्रिक बॉडी को सिमेट्रिक बनाने वाला एक्सिस आ जाएगा जो कि ऑर्थोगोनल है, यानी एक दूसरे के अंदर 90 डिग्री एंगल को लेके चलेगा, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब क्योंकि देखिए हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं। यानी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए आपके पास हमेशा तीनों प्रिंसिपल एक्सिस होगा ही। अब देखिए इस बात को, यहाँ पे वो कौन कौन सा था, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड और ओ वाई तीनों। लेकिन देखिए खास बात क्या है, इधर आ जाइए इस हेमिस्फीयर के ऊपर। ये देख पा रहे हैं एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर देखिए ये प्रॉब्लम डाला चुका था, सॉरी डाल चुके थे वो लोग, ये वाला ये डाला गया था प्रॉब्लम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, इसलिए चलिए हेमिस्फीयर को देख लेते हैं और इस प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये एक है देखिए हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर को हम लोग तीन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक बार लिख लेते हैं। मान के चलिए ये हेमिस्फीयर आपके पास ऐसा कुछ है, इधर आ चुका है, तो ऐसा दिखेगा। ठीक, अब क्योंकि ये जेड एक्सिस अगर आप लोग पकड़ेंगे इसको, जेड एक्सिस के दोनों साइड ये सिमेट्रिक है, यानी ये हेमिस्फीयर सिमेट्रिक अबाउट ओ जेड तो है, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस इधर मान के चलिए वाई एक्सिस है, इधर मान के चलिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका सिमेट्री दिख रहा है, या यानी क्या इसको दोनों बराबर के हिस्से में बांट दिया जा सकता है? नहीं, इसलिए सिमेट्री एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग जान चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यानी इस मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा ही, इसलिए देखिए खासियत, इस जेड एक्सिस जो इस हेमिस्फीयर को देख लीजिए, और एक खास बात देखिए, इसका पूरा मास मान के चलिए एक कैपिटल एम है, तो ये जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसको हम लोग कहते हैं ये सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नीचे के हिस्से जो बेस है इसका, उसके ऊपर 3r/8 दूरी पर रहता है, यानी ये वाला हिस्सा इतने दूर तक 3r/8 है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, r माइनस 3r/8 यानी 5r/8। ये r क्या है, r है इसका रेडियस। ठीक, ये देखिए दिखाया गया है। तो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास सेंटर से इतने ऊंचाई पर है जहाँ ये सी एम है, मान के चलिए इस सी एम को हम लोग इधर जी से मार्क किए हैं। अब क्योंकि ये बॉडी ये ओजेट के अबाउट सिमेट्रिक था, ये इधर दो हिस्से में बांट दिया गया था। अब देखिए थोड़ा बहुत एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, मान के चलिए आपके पास ऐसा कुछ हेमिस्फीयर है और आप जेड एक्सिस से ना लेते हुए इधर एक क्रॉस सेक्शन ले लिए हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला, तो इधर दोनों बराबर के हिस्से में इस क्रॉस सेक्शन थोड़ा साइड हो सकता है, इधर दोनों सिमेट्रिकल सेक्शन में आप लोग जरूर इसको देख पाएंगे। ये विजुअलाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल था यानी वो पी आई वैनिश करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाई एक्सिस के पैरेलल इधर एक बना लेते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर। देखिए एक्स वाई और जेड इनमें से हेमिस्फीयर के लिए सिमेट्रिक केवल और केवल जेड था, लेकिन अब क्या हो चुका है, क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल है तो जरूर ये जी जो था इसका सेंटर ऑफ मास
वहाँ से गुजरता हुआ 3 एक्सिस आपको मिलेगा ही। उसमें से एक ये है, ये जो थीटा एंगल इसके साथ बनाएगा, और फिर एक दूसरा इधर होगा, ये होगा मान के चलिए एक्स डैश, ये होगा नया वाई डैश। इधर एक्स था इसलिए इसको एक डैश कीजिए, इधर वाई था इसलिए वाई डैश। अब आपके पास क्या आ चुका है, ओ जेड, और ये जो हम लोग दिखा रहे थे ना, इस साइड वाला हिस्सा एक क्रॉस सेक्शन, इस साइड करके ले लेंगे क्रॉस सेक्शन को, तो दोनों तरफ बराबर दिखेगा वो हेमिस्फीयर। वो अब हो चुका है एक ओ वाई प्राइम और दूसरा तीसरा ओ एक्स प्राइम। ये बन गया हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक थ्योरम आप लोग इधर जरूर लिख लीजिएगा, जिस थ्योरम का मेन पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर ए rigid system or for a rigid system of any arbitrary, यानी आप लोग मर्जी से चुन सकते हैं, arbitrary mass distribution, मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग कर चुके थे। मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास पे। मास डिस्ट्रीब्यूशन देयर एग्जिस्ट, यानी आएगा ही एटलीस्ट वन, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस, ये ज़रूर होगा ही होगा, फॉर which पी टर्म्स वैनिश। ये देखिए किस के रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में है। स्फीयर में कौन सा था ये, ओ एक्स ओ आई ओ जेड, यानी ओरिजिनल वाला था, क्योंकि स्फीयर तीनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल था। हेमिस्फीयर नहीं था इसलिए हम लोग बना लिए, किसको बना लिए, ओ वाई प्राइम, ओ एक्स प्राइम और ओ जेड, ये तीन अब प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। क्योंकि ये पी आई वैनिश होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस बराबर आएगा, और तब प्रिंसिपल आएगा तो ऐसे आएगा। ये थीटा जो था, इस थीटा को आप लोग आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के जो बेसिक क्लासेस होते हैं, जो यूजी या तो फिर पीजी में पढ़ाया जाता है, शायद कर चुके होंगे। ये थीटा क्या होता है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस नया वाला जो सेट आ गया, ये वाला, इसमें थीटा क्या होता है इसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो सब इधर काम का चीज़ नहीं है। मेन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का इजी क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे ज़रूर कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये भी थीटा था, ठीक। तो हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ लिए हैं। अब शायद हम लोग वो जो रिजल्ट था, ये वाला देखिए प्रॉब्लम, ये शायद हम लोग कर सकेंगे। CSIR नेट मैथ नवंबर 2020 3 मार्क्स के लिए बनाया गया रिजल्ट था, हम लोग यहाँ से कर लेंगे। देखिए क्या बोला था, कॉन्सिडर द सॉलिड एस मेड मटेरियल ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। यानी ये हेमिस्फीयर जो बना है, देखिए इसका क्या दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स एस के अंदर आएगा, जो लेस इक्वल टू 1 यानी मैक्सिमम रेडियस 1 होगा, और जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब इधर जेड होगा, ये वाला हिस्सा होगा, और ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसे दिखेगा जैसे हम ड्रॉ करते थे कुछ देर पहले, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो सीधा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल किस रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही सिमेट्रिकल है। तो ये तो इसका सीधा रिजल्ट है, और यही पूछा गया था सिंपल। देखिए जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब इसके जेड एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा चला जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, यानी हेमिस्फीयर इधर ही कहीं रहेगा। अगर हेमिस्फीयर इधर एक्स एक्सिस यहाँ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 बता देता, तो आपको कहाँ बनाना पड़ता, इधर कहीं बनाना पड़ता इसको। ये हेमिस्फीयर तब कहाँ बन जाता, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन जाता, तब एक्स एक्सिस क्या हो जाता, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी सिमेट्रिकल बन जाता, और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस ही बन जाता, ठीक। लेकिन इधर जेड एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दिया हुआ था, यानी ये अदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन बनेगा, जेड बनेगा। तो ये सीधा रिजल्ट था। अब देखिए बाकी का, सेंटर ऑफ मास एस ई एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स यहाँ सेंटर ऑफ मास हम लोग अभी देख चुके थे, ये 3r/s
8 यानी यहाँ पे r तो 1 था, यानी 3 × 1/8 यानी 3/8 यूनिट दूरी पे रहेगा सेंटर से ऊपर इधर। क्या सेंटर में रहेगा? नहीं रहेगा, तो ये तो चला जाएगा पहला वाला। एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस होने के लिए बॉडी को सिमेट्रिकल होना चाहिए था एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये जो बॉडी था जो दिया हुआ था आपके पास, ये वाला बोल्ड वाला लाइन से दिखा जा रहा है, ये नहीं होगा, तो ये भी चला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हम लोग अभी अभी नहीं देख आए थे कि ये हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाला हिस्सा प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर बनाया गया तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर हो जाएगा उसका, और वो हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इधर क्या लिखा है? नॉट, यानी ये भी चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये फोर्थ ऑप्शन रह जाएगा। बहुत ही फंडामेंटल और ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जो कि CSIR कोविड के दौरान बनाया गया था, इसलिए नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग दूसरे दिन मिलेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था जो कि 2017 में इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनाया गया रिजल्ट। आज हम लोग जो सीखे थे ना प्रिंसिपल एक्सिस, उसको लेके चलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। उसके सीजित से हुए गुजरता हुआ तीनों ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस जरूर और जरूर बनाया जा सकता है। अगर वो खुद पे खुद XYZ हो गया तो गया, नहीं गया जैसे स्फीयर में हो रहा था, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फीयर में क्या हो रहा था? XYZ तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा था, इसलिए हम लोग के पास नया बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन जब ऐसे आएगा यानी हेमिस्फीयर जैसा आएगा तब तो बनाना पड़ेगा। इसलिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मिलेगा ही आपके पास। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले दिन सारे शुभ हो। हम लोग उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियोस आपको काम में आएगा और आप खुश रहे। बाय बाय।